नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। स्टार्टअप मंत्र स्टार्टअप की दुनिया का एक ऐसा शो जहां पर हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, हम आपको इंस्पायर करते हैं, हम आपको बेहतर तरीके से स्टार्टअप इकोसिस्टम की हर बारीक बात को आसान भाषा में रखते हैं। हमारी कोशिश यही है कि इस क्षेत्र की उभरते हुए टैलेंट्स को अपनी चर्चा में शामिल करें ताकि उनके अनुभवों, उनके सफ़र के ज़रिए हम समझ पाएं कि आखिर भारत का ये जो पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो किस तरह से तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, किस तरह से खुद को रीइन्वेंट कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है। और यही वजह है कि जो बड़ा लक्ष्य भारत देख रहा है, विकसित भारत का, उस सपने को साकार करने में खुद प्रधानमंत्री ये कहते आए हैं कि स्टार्टअप्स का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स भी इस बात को बखूबी समझते हैं, जानते हैं। यही वजह है कि भारत तीसरा विश्व का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत कम समय में बन पाया है। और सबसे ज़्यादा जो हैरानी होती है वो ये कि ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग स्टार्टअप का ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो नए नए आइडियाज़ के साथ, नए नए प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ हैरान कर रहा है और लोगों को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हेल्थ टेक हो, एड टेक हो, हम तमाम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, उसे देखते हैं। हर तरफ हम देखते हैं कि एक अलग तरह की रोशनी स्टार्टअप की दुनिया में नज़र आ रही है। तो आज की भी चर्चा हम ख़ास तौर पर से अलग अलग सेक्टर के दिग्गजों के साथ करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूँगा अपने सहयोगी शरद दुबे का, जो हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। शरद, हर हफ्ते हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करते हैं। आज हम जो एजुकेशनल सेक्टर है, एड टेक का, जिसे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं स्टार्टअप की दुनिया में, ज़रा बताइए ये पूरा जो वर्ल्ड है एड टेक का, ये किस तरह का है, इसकी चुनौतियां क्या हैं और किस तरह के दिग्गज इससे जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, भारत का जो एडटेक स्पेस है इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और इतना बड़ा ये एडटेक स्पेस हो गया, स्पेशली कोविड के बाद, जहाँ पे हमने पॉजिटिव ट्रिगर्स की बात करें तो नॉन टियर नेटवर्क्स में भी जो है देखें कि बहुत एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली, क्योंकि डेटा की यूसेज भी बढ़ी है। इसके अलावा जो ग्लोबल नॉलेज है वो भी अच्छी तरीके से पढ़ाई की जा सकती है और ओवरऑल एक फ्लेक्सिबिलिटी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ रखती है। अगर आप स्टूडेंट है या आप अगर वर्किंग में हैं क्लास में, फिर भी आपको एजुकेशन की फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, क्योंकि एडटेक की जो है एक अच्छी शुरुआत हुई भारत में। अब एडटेक की जो पढ़ाई है नर्सरी से लेके क्लास 12 तक है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, यूपीएससी हुआ, सीए हुआ, सीएफए हुआ, ये सारे चीज़ एडटेक में आते हैं। एंड ऑफ कोर्स अब जो फ्यूचर आ रहा है वो एआई इनोवेशन को लेके भी आ रहा है, तो बहुत पॉजिटिव ट्रिगर्स भी देखने मिल रहे हैं। बट हाल ही में बहुत सारी चुनौती भी एडटेक स्पेस को देखने मिली है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंसोलिडेशन देखने मिला इंडस्ट्री में। बड़े बड़े प्लेयर्स जो सर्वाइव कर दिए हैं ये फंडिंग विंटर, अब वो जो है मझौले या छोटे कंपनीज़ को जो है एक्वायर करने लगे हैं। तो इसके कारण एक कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, यानी कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को और मार्केट शेयर्स देखने मिल रही है। इसके अलावा कंपटीशन भी बढ़ गया है और इसके अलावा जो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं उनको भी जो है थोड़ी कंपटीशन देखने मिल रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि जो बड़े बड़े एडटेक स्टार्टअप्स हैं वो ऑफलाइन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन का तो मार्केट उनका सैचुरेट होए जा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हैं वो ऑफलाइन मार्केट में आ रहे हैं, तो उनकी कंपटीशन और बढ़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी ऑफलाइन प्लेयर्स भी जो है ऑलरेडी मार्केट में हैं। ओवरऑल फंडिंग सबसे बड़ा चीज़ होता है, फंडिंग स्टार्टअप का। ये भी देखा गया है कि फंडिंग अब कम हो गई है। अब फंडिंग की मैं आपको गाथा बताता हूँ। 2019 में ये लगभग $580 मिलियन का फंडिंग था, लेकिन जो बूम आया कोविड के कारण, और वही अगर 2022 तक देखें तो ये 7 गुना बढ़ के $4 बिलियन हो गया। इस ऊंचाई के बाद गिरावट शुरू हुई। 2023 में सिर्फ $323 मिलियन का फंड रेज हुआ और 2024 अगर इस साल के पहले 6 महीने की बात करें तो $200 मिलियन के नीचे फंडिंग चल रहा है। तो एक टाइप से एडटेक स्पेस में जो है इंटरेस्ट बड़े वीसीज पीस का उतना नहीं रहा है और कुछ बड़े फंडिंग अनाउंसमेंट भी नहीं आए इस सेगमेंट में। कुछ बड़े स्टार्टअप्स हैं जिनके बारे में कहूँगा, जो टॉप एडटेक स्टार्टअप्स हैं भारत के। सबसे पहला ऑफकोर्स बायजूस है, इनके भी इश्यूज़ है बहुत सारे, एक्विजिशन के इश्यूज़ हैं, कंपनी के इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल्स के। इसके अलावा अनअकैडमी, अपग्रेड, लेवरेज एडू, वेदांतु, टॉपर, ये सारे कंपनी जो स्टार्टअप्स हैं जो भारत के सबसे बड़े एडटेक स्टार्टअप्स में गिने जाते हैं। तो ये पूरा एडटेक स्टार्टअप्स जो भारत में, इनका पूरा लेखा जोखा आपको हमने प्रस्तुत किया। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो हमने
एडटेक को पूरी तरह से डिकोड किया, इसकी चुनौतियों, इसकी संभावनाओं और हाल फिलहाल के जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनको भी जाना, और कौन कौन से अग्रणी स्टार्टअप्स हैं इस एडटेक के सेक्टर में उनको भी आपने जाना, और बहुत सारे नाम ऐसे थे जिनसे आप भली भांति परिचित होंगे। चलिए, अब इस चर्चा से पहले जो हमने खासतौर पे एडटेक का रिव्यू लिया, ये बहुत आवश्यक था, इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ जो दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो अलग अलग क्षेत्र के हैं, लेकिन उसमें जो हमारे पहले मेहमान हैं वो एजुकेशनल यानी शिक्षा क्षेत्र का बहुत ही अग्रणी नाम है और हाल फिलहाल अपनी फंडिंग को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है। तो मैं परिचय अपने दोनों ही दिग्गजों से कराना चाहूँगा जो खास मेहमान हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रतीक माहेश्वरी साहब जुड़ रहे हैं जो कि को फाउंडर हैं फिजिक्स वाला से, और शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं। फिजिक्स वाला हाल फिलहाल जो फंडिंग राउंड रहा है वो काफ़ी चर्चाओं में रहा है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दूसरे मेहमान हमारे साथ आदित्य कंडोई साहब हैं जो कि फाउंडर और सीईओ हैं रेड क्लिफ लैब्स से, और रेड क्लिफ लैब्स भी किसी भी परिचय की इसे ज़रूरत नहीं, एक तरह से बहुत बड़ा हेल्थ टेक का, अगर हम पूरे सेक्टर को देखें, हेल्थ केयर सेक्टर को देखें, बहुत अग्रणी नाम बन चुका है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत मैं प्रतीक आपसे करूंगा और ब्रेक के उस पार आदित्य मैं आपसे जुड़ूंगा और आपसे बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन प्रतीक, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल आपकी इसी फंडिंग को लेकर है। 210 मिलियन का ये जो फंड आ रहा है, ऐसे वक्त में आया है जब बहुत चुनौतियां हैं खासतौर पे हेल्थ टेक के क्षेत्र में, और हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसे वक्त में ट्रस्ट बिल्डअप करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमें एक चीज़ ये बताइए कि इस फंडिंग को आप डिप्लॉय किस तरह से करने वाले हैं और इससे आपकी वैल्यूएशन कहाँ तक पहुंच रही है? सुमिता, इस फंड राउंड के बाद में वी विल बी वैल्यूड एट $2.8 बिलियन। तो ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन $2.8 बिलियन हो जाएगी। बट अगर मैं आईएनआर टर्म्स में बात करूं तो लास्ट राउंड से इस राउंड के बीच में मतलब कंपनी आईएनआर टाइम्स में 3 टाइम्स ग्रो कर गई है। तो इट्स लाइक 3 टाइम्स ग्रोथ इन पास्ट 2 years। डिप्लॉयमेंट ये मोस्टली हमारे लिए कंफर्ट कैपिटल है, बिकॉज लास्ट राउंड के बाद में वी ग्रू very rapidly. So now Physics Wala is a family of 15,000 people. तो हमको कुछ कंफर्ट कैपिटल रेस करना था। तो मोस्टली जितने भी हमारे ग्रोथ इनिशिएटिव्स हैं वी आर सफिशिएंटली फंडेड बिकॉज वी जनरेट कैश एवरी ईयर। तो बीट विद्यापीठ एक्सपेंशन और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एक्सपेंशन जो हम 0 to 1 कर रहे हैं, जितना भी हम इनोवेशन कर रहे हैं, हम सफिशिएंटली कैपिटलाइज्ड है। सो मोस्टली ये कैपिटल तो ट्रेजरी में ही रहेगी। इफ एट ऑल एनी गुड इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी कम्स इन फ्यूचर वी विल डिप्लॉय दिस कैपिटल इन इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज। प्रतीक, मैं एक चीज़ बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपकी। लिटरली बहुत क्रिटिकल होके इस पूरे सेक्टर को देखा जा रहा है और शायद स्थितियां उस तरह की रही हैं, लेकिन एक जो इस पूरे चैलेंजिंग टाइम में भी एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बनाए रखना, शायद मेरे ख्याल से यही एक एंटरप्रेन्योर, एक विजनरी व्यक्ति की निशानी होती है। और मैं चाहूँगा कि ये जो सफ़र है आप लोग का बेहतर से बेहतरीन बना रहे, और काफ़ी बड़ा जो फ़र्क है वो फिज़िक्स वाला पहले भी पैदा करता आया है और आगे भी ये फ़र्क बरकरार रहे। हमें अब ये बताइए कि मतलब जो ये चैलेंजेस थे उसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कायम रखना ये एक चैलेंज था, तो आपने किस तरह से काम किया, किन किन क्षेत्रों में काम किया जिसकी वजह से निवेशकों का रुझान बढ़ा और इस तरह से आप बेहतर फंडिंग और आगे की राह आप बना पाए? दूसरा, मैं थोड़ा चूंकि तजुर्बा आपको ज़्यादा हो चुका है, तो ओवरऑल इस सेक्टर पर आपका आउटलुक क्या होगा, क्योंकि बायजूस का पूरा मामला चिंताजनक तो था ही। सो ओवरऑल सेक्टर के अंदर बहुत डेप्थ है और एडटेक को ना एक लेंस से देखना इज लाइक नॉट राइट। इसके अंदर केटन अलग मार्केट है, इसके अंदर टेस्ट प्रेप अलग मार्केट है, स्किलिंग एक अलग अलग मार्केट है, एंड इस इन सारे मार्केट्स के अंदर विद इन दीज मार्केट्स आल्सो एक प्रीमियम सेगमेंट है, एक अफोर्डेबल सेगमेंट है। सो ऑफलाइन एक अलग मार्केट है। तो इट्स अ वेरी वास्ट सेक्टर, राइट। कुछ कंपनीज और स्टार्टअप्स को थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ था पोस्ट पैंडेमिक,
बट लाइक सी ओवरऑल अगर आप कंजप्शन स्टोरी इंडिया में देखेंगे तो एजुकेशन इज अ प्रायोरिटी सेक्टर फॉर एवरी एवरेज इंडियन हाउस होल्ड, वेयर एक एवरेज हाउस होल्ड का मैक्सिमम स्पेंड जो है एजुकेशन पे होता है, एंड वी थ्राइव फॉर क्वालिटी एजुकेशन एज इंडियंस, and there are comparables from China market or South Korea as a market. So test prep is a very promising sector in India. We are a large test prep company, a large test prep domestic company, and we are very bullish that it is growing at a very good rate, or it's quite a promising sector, in my opinion. वाकई प्रतीक, और ये शायद जो सेगमेंट्स हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, शिक्षा के क्षेत्र में एक किफ़ायती प्लान की जिसकी बात की जा रही, जिसका आपने जिक्र भी किया कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्वालिटी एजुकेशन भी दें, हम अपने इस पूरे एजुकेशन के एटमॉस्फेयर को अपग्रेड भी करें और इसे किफ़ायती भी बनाए रखें, लोगों की पहुंच तक भी बनाए रखें, और शायद सबके हिसाब से बहुत सी चीज़ें डिज़ाइन करने की आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से यही किसी भी कारोबार की सफलता का राज होता है कि वो लोगों की जो समस्या और ज़रूरत, इन दोनों को समझता है और आगे बढ़ता है। प्रतीक, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। उम्मीद करते हैं कि आपका ये सफ़र आगे भी बेहतर और बेहतरीन बना रहे, और हमसे जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको शामिल करते रहेंगे। तो ये थे फिजिक्स वाला से प्रतीक माहेश्वरी, और तमाम बातों को हमने आपके सामने रखा। फिलहाल हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ रेड क्लिफ का मैनेजमेंट होगा, उनसे हम उनके कारोबार और बाकी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हर दिन नए नए चैलेंजेस वहाँ भी आ रहे हैं, तो इस पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र, और जैसा मैंने वादा किया था, ब्रेक के बाद अब हम जुड़ रहे हैं एक और बेहद खास मेहमान से, आदित्य कंडोई साहब, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं रेड क्लिफ लैब से। आदित्य, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इस चर्चा के बारे में बातचीत करना और आपके कारोबार के तमाम पहलुओं के ज़रिए आपसे जुड़ने का। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि एक आम अगर मैं व्यक्ति की तरह देखता हूँ तो कोरोना काल एक ऐसा फेज़ था जहाँ पर मैंने देखा कि ख़ास तौर पे डायग्नोस्टिक जो इंडस्ट्री थी, हेल्थ केयर सेक्टर था, हॉस्पिटल की बात करें, इन सभी को एक, हालांकि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, लेकिन उसमें ग्रोथ के बहुत मौके मिले, बहुत सारी नई चीज़ें और संभावनाओं के द्वार भी खुले। अब जबकि वो एक पूरा फेज़ निकल चुका है, आप लोगों ने और बाकी सभी सेक्टर्स ने एक तरह से अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता का विस्तार किया। अभी क्या स्थिति है? क्या वो अभी क्या ओवर कैपेसिटी है इस पूरे सेक्टर में, या स्थितियां अभी भी बेहतर है? तो कोविड ने ज़रूर हेल्प किया, क्योंकि काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट हुई, जो कि हम कभी RT-PCR के बारे में बात नहीं करते, तो हर घर में PCR की बात होने लगी, PCR मेथोडोलॉजी, विच इज़ जो कि एक टेस्ट करने की तरीका है, राइट। तो उससे काफ़ी अवेयरनेस में आई थिंक काफ़ी फ़र्क पड़ा। उसी अवेयरनेस को बैंक करते हुए काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी क्रिएट हुई, एज यू राइटली सेड। तो उसमें जो कैपेसिटी क्रिएट हुई वो कुछ तो खाली कोविड के लिए हुई, जो कि ड्यूरिंग द कोविड यूज आई, और उसके बाद वो फ्लैटन आउट हो गई। बट काफ़ी कैपेसिटी ऐसी क्रिएट हुई जो कि एवरग्रीन फैसिलिटी है फॉर, जैसे डायग्नोस्टिक्स के लिए हो गई या हॉस्पिटल बेस्ड हो गई। तो ये दोनों तो आई थिंक जो कोविड ने हेल्प किया क्रिएट करने के लिए, एंड ये इसकी ज़रूरत भी है। इंडिया काफ़ी अंडरसर्व्ड है, अंडर पेनिट्रेटेड है। तो आप देखोगे टियर 2, 3, 4 में जो बेड कैपेसिटी है और जो डायग्नोस्टिक्स की चेन्स हैं वो काफ़ी कम है। तो उसकी पेनिट्रेशन तो अभी तो इट्स जस्ट स्टार्ट, तो अभी सप्लाई स्टार्ट हुई है। आई थिंक कोविड ने हेल्प किया, बट वी नीड, अभी हमें और सप्लाई चाहिए होगी टू रियली सर्व द पीपल। बहुत बेहतर बात आपने कही आदित्य। मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ आदित्य, और जो रिसर्च से हमें जो बातें पता चलती हैं कि जो एक्विजिशन काफ़ी हमने देखे, चाहे हम देख लें थायरो केयर ने विमता डायग्नोस्टिक को एक्वायर किया, आपकी कंपनी ने प्राइम सोनोग्राफी और डायग्नोस्टिक सेंटर को एक्वायर किया। अब इंडस्ट्री किस फेज़ में है? ये क्या ये कंसोलिडेशन फेज़ है, या और भी हम मर्जर और एक्विजिशन आने वाले वक्त में एक्सपेक्ट करेंगे?
अगर हम इंडस्ट्री को देखते हैं आज की डेट में, तो इंडिया में 1,20,000 से ज़्यादा लैब्स हैं, और इसमें से 90% लैब्स अनऑर्गेनाइज्ड हैं। खाली 10% ही ऑर्गेनाइज हैं। जो 10% ऑर्गेनाइज हैं वो प्लेयर्स यू नो दैट हु ऑपरेटेड, लाल, मेट्रोपोलिस, SRL, ऑल दीज बिगर चेन्स। तो उसके अंदर जब हम इतना कम प्रोपोर्शन ऑर्गेनाइज है, किसी भी हम डेवलप कंट्री से कंपेयर करें अपने को, तो कंसोलिडेशन तो हो गई। कंसोलिडेशन इसलिए भी नीडेड है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टैंड अलोन एंटरप्रेन्योर्स हैं, डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी लैब्स खोली, वो एक स्केल तक ही उसको स्केल अप कर पाएंगे, उसको लेके जा पाएंगे। उसके बाद उनको चाहिए कि एक लार्जर प्लेयर के साथ मर्ज करें या अक्वायर हो जाएं, एंड उनके साथ मिलके फिर आगे एक्सपैंड करें। तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी प्लेयर्स ने अडॉप्ट करी है, और हमने भी अडॉप्ट करी है। हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है। वी हम लोग हमेशा एक्विजिशन की तरह नहीं देखते किसी को भी, हम देखते हैं कि कैसे वो हमारे साथ मिलके पार्टनरशिप में काम कर सकता है, स्ट्रैटेजिकली काम कर सकता है। जैसे कि हमने मेडिसेंटर राजस्थान में एक्वायर किया, तो हमने उनके साथ पार्टनर किया। एक्चुअली वी नेवर यूज द वर्ड एक्वायर्ड। तो हमने उनके साथ पार्टनर करके, जो डॉक्टर मनीष एंड डॉक्टर मयंका हैं, डॉक्टर मनीष इज रेडियोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर मयंका इज पैथोलॉजिस्ट, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, एंड उनके साथ हमने मिलके और एक्सपैंड किया। तो कोटा उन्हीं के अंडर हमने वापस एक सेंटर के साथ पार्टनर किया, वहाँ पे भी एक रेडियोलॉजिस्ट के साथ पार्टनर किया, और उनके साथ हम एक्सपैंड कर रहे हैं। हमने एक नई लैब खोली है कोटा में एक और। उसके बाद इसके अलावा हम काफ़ी सारी और जोग्राफीज में देख रहे हैं इन लोगों के साथ ही एक्सपैंड करने का। और इसी के साथ साथ जैसे हम बात कर रहे हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की, तो काफ़ी अदर कंपनीज लाइक जैसे आपने मेंशन किया थायरोकेयर ने विम्टा को किया, ऐसे पहले लाल ने सबअर्बन को किया था। तो कुछ कंपनीज कुछ रीजन्स में ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो वो चाहते हैं कि जब हम दूसरे रीजन में जाएं तो बिल्ड वर्सेस बाय का क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑब्वियसली बिल्डिंग में टाइम लगता है, राइट, एंड आपको राइट पार्टनर मिले ना मिले ड्यूरिंग दैट ग्रोथ जर्नी, तो आप बाय की तरफ जाते हैं स्पेशली, देन यू नीड टू हैव कैश फॉर इट। तो कंसोलिडेशन तो एविडेंट है, बट कितना प्रोपोर्शन होगा दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड अभी नेक्स्ट 3-4 साल में, एंड काफी सारी एक्विजिशंस आपको सुनने में मिलेंगी। चलिए आदित्य, मैं इसी सवाल को थोड़ा और बढ़ाता हूं। आपकी कंपनी आगे क्या मर्जर और एक्विजिशन को लेकर प्लान बना रही है? क्या हम आने वाले वक्त में कुछ इस तरह के विस्तार देखने वाले हैं? हाँ हाँ, हम काफ़ी रीजन्स में वी आर लुकिंग आउट। तो हमने साउथ में एंड वेस्ट में हमने काफ़ी लोगों से बात करी है, काफ़ी एंटरप्रेन्योर से बात करी है। हमारा एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसी सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रिंजेंट है। वी वांट पीपल जिन्होंने पहले 20-30 साल अपना एक ब्रांड बनाया है, और उन लोगों के साथ हम पार्टनर करना चाहते हैं, एंड उनके साथ हम लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करना चाहते हैं। हम उनको कैश आउट नहीं करना चाहते। तो उनके साथ जो मॉडल हमारा रहता है कि हम उनके साथ जुड़ें, फिर उनके साथ एक्सपैंड करें नेक्स्ट 5 to 7 years। तो हम काफ़ी लोगों से इन टच में हैं, तो आपको कुछ आने वाले कुछ महीनों में काफ़ी अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी रेडक्लिफ तरफ से। बिल्कुल, तो संभावनाएं बहुत हैं जिस तरह से आदित्य बता रहे थे। और आप ओवरऑल हेल्थ केयर इंडस्ट्री को देखिए, और फार्मा सेक्टर को देख लीजिए, डायग्नोस्टिक सेक्टर्स को देख लीजिए, आप देखेंगे कि हर दिन एक नए प्लेयर की एंट्री होती है, और बहुत कोशिश हो रही है। क्योंकि आप इस वक्त देखेंगे तो दुनिया थोड़ी बदल चुकी है आफ्टर कोविड। लोग थोड़ा अपनी सेहत को लेकर जागरूक भी हो गए हैं। पहले शायद टेस्टिंग या रूटीन चेकिंग ये शहरों तक सीमित था, अब टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी हम देख रहे हैं, और एक जागरूकता लोगों में आ चुकी है। लोग अपने सेहत को लेके किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं है, और शायद ये सारी वजह हैं जो इस इंडस्ट्री को ग्रो करने का मौका दे रही हैं। चलिए आदित्य, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आपकी कंपनी ने हाल ही में $42 मिलियन की सी सीरीज फंडिंग रेज की है। तो बताएं इस फंडिंग का इस्तेमाल किस तरह से होने वाला है? हमारी अभी 80 लैब्स हैं, एंड उसमें से 70% लैब जो हैं वो टियर 2-3 रीजन्स में हैं। बट अभी हमें लगता है कि हम खाली सरफेस को स्क्रैच कर रहे हैं। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसा लगता है। इट्स जस्ट डे जीरो फॉर अस। तो हमें काफ़ी सारी लैब्स खोलनी है, काफ़ी सारे जोग्राफीज हमने आइडेंटिफाई करी हैं इन वेरियस स्टेट्स जहाँ पे भी अंडर पेनिट्रेशन है। तो उनमें हम अपनी लैब्स खोलेंगे। स्पेशली हमारा फोकस रहेगा टियर 2, 3 एंड 4 में। मेट्रो एंड टियर 1 में जो हम लैब्स खोलेंगे वो बेटर कनेक्टिविटी के लिए खोलेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने दिल्ली NCR में हमारी 4 या 5 लैब थी, अब हमने बढ़ा के 7 लैब कर दी हैं, क्योंकि हम हर रीजन को एक सिटी बनते जा रही है वो, तो उसको हम केटर करना चाह रहे हैं ऑन अ रियल टाइम बेसिस। जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है उसको हम कम करते रहना चाह रहे हैं। प्लस हम एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करते रह रहे हैं, और कंज्यूमर्स के लिए जो उनके लिए सहूलियत हो, तो जल्दी से जल्दी टेस्ट की रिजल्ट आए,
और उसी फॉर्म एंड शेप में आए जो कि पहले ट्रैवल करके 24 to 48 आवर्स में आती थी। इसके अलावा जो हमारा सेकंड मोड ऑफ जो वो रहेगा फंड डिप्लॉयमेंट, वो उसमें रहेगा जो इनऑर्गेनिक की हमने बात करी, M&As, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। उसके में जिसके साथ भी हम पार्टनर करेंगे उनको ऑब्वियसली थोड़ा सा हम कैश आउट करेंगे, एंड सेकेंडली उनके साथ हम फर्दर एक्सपैंड करेंगे। तो उनके साथ हम नए एरियाज में जाके हम कुछ मर्जर एक्विजिशन भी कर सकते हैं या अपना सेंटर भी खोल सकते हैं, और उसके अंदर हम काफी सारी एक्सटेंडेड कैपेबिलिटी भी ऐड कर रहे हैं, टेस्ट मेन्यू भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इन सब जगह पे हमारा फंड डिप्लॉय होगा। बिल्कुल, तो ये थी तमाम जानकारी, खासतौर पे हाल फिलहाल के जो फंड रेज हुए हैं उसे लेकर। हमें एक चीज़ बताइए आदित्य, हम जैसा मैंने कहा कि दुनिया बदल चुकी है, चैलेंजेस हर बदलते वक्त के साथ आ रहे हैं, और रीसेंट जो चैलेंज है वो एम पॉक्स का है, मंकी पॉक्स का है। हालांकि हम किसी तरह का पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहते, हम भारत में अभी कोई इस तरह की स्थिति चिंताजनक नहीं है किसी भी तरह से, तमाम तरह के एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस सिनेरियो को हमें कहीं ना कहीं एक फ्यूचरिस्टिक वे में तो देखना ही पड़ेगा, आने वाली चुनौतियों को देखना पड़ेगा। तो बताइए आप की कंपनी किस तरह से इसे देख रही है, क्योंकि हाल ही में आपने एमपॉक्स टेक्सटिंग कैपेबिलिटीज़ को लेके जो है वो कई सारी ये चीज़ें लॉन्च की हैं। तो क्या अभी आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल का इंतज़ार है या ये आपके सेंटर्स पर अवेलेबल है? अभी गवर्नमेंट काम कर रही है इसके ऊपर। इसमें बहुत मुश्किल नहीं है एमपॉक्स को करना। तो एमपॉक्स के लिए जो पीसीआर सिस्टम अवेलेबल है, ओपन पीसीआर सिस्टम, उसमें किट्स यू हैव टू यूज, और आप एमपॉक्स आराम से टेस्टिंग कर सकते हो। तो गवर्नमेंट को मुझे नहीं लगता चैलेंज आएगा, लेकिन गवर्नमेंट एक अच्छे प्रोटोकॉल के साथ चलना चाहती है। अभी खाली एक ही केस आया है इंडिया में, एंड ये इतना वरीसम नहीं है एज कम्पेयर टू कोविड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज, जो गवर्नमेंट है बेटर प्रिपेयर्ड है, उनका भी खुद का, उन्होंने काफी अच्छे से कोविड को काफी अच्छे से चैलेंज किया था, एंड इसको वो बेटर प्रिपेयर्ड है मॉनिटर करने के लिए। तो अभी उन्होंने गवर्नमेंट फैसिलिटीज में ही एमपॉक्स को अलाउ किया है, लेकिन हमारे पास भी कैपेबिलिटी है। अभी हमने कमर्शियली उसको एम्प्लॉय नहीं किया है क्योंकि गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिला है, बट हम लोग कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हैं। जब जिस दिन हमें आईसीएमआर या गवर्नमेंट से अप्रूवल आता है कि हमें ये करना है टेस्टिंग लोगों के लिए, तो हम कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हैं। इनफैक्ट हमारी एक न्यूज़ भी आई थी इसके ऊपर। तो हमारी सिस्टम फुली प्रिपेयर्ड है, हमारे डॉक्टर्स फुली गेयर्ड अप हैं, हमने जो अपनी इंटरनल टेस्टिंग होती है वो भी कर ली है, एंड वी आर फुली गेयर्ड अप कि हम एमपॉक्स को चैलेंज कर पाएंगे। एज अ कंट्री वी शुड नॉट फाइंड इट अ चैलेंज। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आदित्य साहब हमसे जुड़ने के लिए, और सभी पहलुओं पर ख़ास तौर पे बातचीत करने के लिए। और हेल्थ केयर पूरा सेक्टर जो है उसमें संभावनाएं बहुत हैं, और आप जैसे जो दिग्गज कंपनियां उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। हम यही चाहेंगे कि ये कारोबार और ख़ास तौर पे भारत में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो और ज़्यादा अपग्रेड और ज़्यादा बेहतर हो, उसमें आप सभी का योगदान हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये था आज का हमारा स्टार्टअप मंत्र। हमने कोशिश की कि दो अलग अलग क्षेत्र, जी हाँ, एक तरफ हमने शिक्षा के क्षेत्र पर बात की जहाँ पर हमारे साथ फिजिक्स वाला का मैनेजमेंट जुड़ा, दूसरी तरफ हमने हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेक्टर की बात की जहाँ पर हमारे साथ रेड क्लिफ का मैनेजमेंट जुड़ा। और कोशिश हमारी यही थी कि इन दोनों सेक्टर्स की हर बारीक बात को आपके सामने रखें। दोनों क्षेत्रों की अपनी कुछ चुनौतियां हैं, उनके अपने बहुत बड़े बड़े मौके हैं, उनके अपने अपने प्लान्स हैं, और इन सब के बीच में हमने आपको एक व्यू भी दिया कि ओवरऑल ये सेक्टर्स किस तरह के हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आपको स्टार्टअप मंत्रा को लेकर आपके मन में कोई सुझाव है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जब ये शो अपलोड होगा तो ज़रूर लिख भेजिए। हम उन सुझावों को ही शामिल करते हैं और अक्सर आपके कई सुझावों पर हम शो लेकर आते हैं। बहरहाल दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए 18 स्वदेश। नमस्कार।